तो देखिए, हरियाणा चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मियां और तेज होती जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो है कैंडिडेटों का लिस्ट जारी किया, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है कैंडिडेटों का लिस्ट जारी किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी किया, सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि सबसे पहले जो है लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। तो सवाल भी मेरा इसी से है कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई कॉन्फिडेंस में पूरी तैयारियों में है जो सबसे पहले लिस्ट जारी कर दिया? लिस्ट पहले जारी करने से क्या मतलब, जीत जाएंगे वो? लिस्ट तो जारी उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी करी थी। जैसी घोषणा होती जम्मू कश्मीर में 45 कैंडिडेट की सुबह लिस्ट जारी करी थी, शाम होते होते वो लिस्ट वापस ले ली थी। लिस्ट जारी करने का पैमाना ये कब से हो गया कि अगर पहले लिस्ट जारी हो गई तो जीतेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लिस्ट जारी करके उन्होंने उतारे तो वही हैं अल्टीमेटली, जो जनता को पसंद नहीं है। कैंडिडेट तो वही है जिनको जनता नकार चुकी है। पहले लिस्ट जारी कर दिया, बाद में जारी कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अच्छा है आपने पहले जारी कर दिया, हमें पता तो लग गया, कांग्रेस को पता तो लग गया कि किसको उतारने हैं, किससे में मुकाबला है। तो मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर फायदा इससे तो कि किसके मुकाबले किसको उतारा जा सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बीजेपी को डर नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि हम जिसको मर्जी उसको उतार दें, इसीलिए मैं पहले। आप इसे इस तरीके से देख रहे हो, बीजेपी को डर नहीं है। और मैं इसे दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि उन्होंने हारने की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। अच्छे नेताओं को, कद्दावर नेता ने तो दूरी बना के रखी हुई है, उतरने को तैयार नहीं है मैदान में। और उसके बाद अगर उन्होंने बीजेपी ने लिस्ट जारी कर लिया तो पता है कि हारना ही है जी। अब वो किलस रहे हैं। आपने वो मित्तल का भी नाम सुना होगा, आजकल बड़ा चर्चा में आ रहा है। बीजेपी ने उसे टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस में आ गया, तो बीजेपी वाले किलस रहे हैं, सपोर्टर किलस रहे हैं। तो इसी तरह से ठीक है जी, आपने हारने के लिए लिस्ट जारी कर दी। यही आप दिल्ली चुनाव में अगर 4 साल पहले जाते हैं, हम 2020 में जब चुनाव हुए थे दिल्ली में, बीजेपी ने तब भी लिस्ट जारी करी थी। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी साहब बड़े खुश होकर कह रहे थे 45 से 55 सीटें आएंगी, 45 से 55 सीटें आएंगी। हमने लिस्ट पहले जारी कर दी है, हमें डर नहीं है, हमारे कैंडिडेट तैयार हैं। हुआ क्या लास्ट एंड फाइनल? 8 सीटों पे सिमट के रह गए। तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, चाहे पहले आप लिस्ट जारी करो चाहे बाद में लिस्ट जारी करो। आपने पहले जारी कर दी, ठीक है जी, आपने बचने के लिए जारी कर दी। अब उसके बाद बगावत होती है तो होती रहे, कैंडिडेट बदलते हैं तो बदलते रहे। हारने की लिस्ट तैयार हो गई है, बात खत्म। अच्छा शर्मा जी, एक मैं आऊँगा राजनीति पहलू पे भी, लेकिन इस वक्त एक चल रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाने वाले अब कांग्रेस की शरण में जो है जा रहे हैं। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए जी, आर्टिस्ट आदमी है, आर्टिस्ट कुछ भी गा सकता है। और रही बात कि जो राम को लाएं और हमको लाएंगे, उनके ऊपर कोई पेटेंट हो गया, क्या बीजेपी ही उन्हें सपोर्ट करेगी या वो उन्हें बीजेपी में ही होना चाहिए अगर उन्होंने गाना गा दिया तो? इस तरह से तो हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब को भी बीजेपी में होने चाहिए। मन तड़पत हरिदर्शन को गाया था उन्होंने, बड़े बड़े भजन गाए, रामचंद्र कह गए से ऐसा कलयुग आएगा, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी बीजेपी में होना चाहिए था। लता मंगेशकर जी को भी, सारे की सारी इंडस्ट्री को जिन्होंने इस तरह के भजन गाए हैं, गाने गाए हैं, सबको आज बीजेपी में शामिल होना चाहिए था। ये कब से पैमाना साबित हो गया कि आपने राम के नाम पे गाना गा लिया तो बीजेपी में ही रहना पड़ेगा आपको? भाई वाह भाई, मीडिया में तो यही चल कर लिया। मीडिया, यही तो बात है ना, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया को जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे मीडिया नहीं उठाती। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो ये मुद्दे नहीं उठाती। पेटेंट हो गया क्या राम के नाम का, भगवान के नाम का? पेटेंट कब से उन्होंने, मोनोपोली कब से शुरू कर दी? एमआरटीपी एक्शन ले फिर तो, जो हमारे यहाँ एक मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रमोशन है उसको एक्शन लेना चाहिए। राम का ट्रेडमार्क कैसे करा लिया कि आपने गाना गा लिया जी राम का, तो अब तो बीजेपी में ही रहना जरूरी है आपको। क्यों भैया? राम का नाम तो मैं भी लेता हूँ, मैं तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मैं सुबह भी जय श्री राम करता हूँ, मिलते भी लोगों से जय श्री राम करता हूँ, राम राम करता हूँ, पर मैं तो नहीं जाऊँगा बीजेपी में। क्यों जाऊँगा बीजेपी में? अच्छा देखिए, अब राम जी का जो है, राम भगवान का और अयोध्या का जब आप जिक्र कर ही रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या लगता है कि ये जो अयोध्या का जो मंदिर, राम मंदिर का जो जिक्र होता है, ये हरियाणा में चलेगा क्या? जो चलना था चल दिया। इनका एक पत्ता था, इन्होंने सोचा था ये हमारा हुकुम का इक्का है, लोकसभा चुनाव से पहले चल दिया इन्होंने। आनंद फानन में उसकी 22 मार्च को आपने देखा प्राण प्रतिष्ठा करा दी, और उसमें ये भी हालत देखी आपने कि क्या हुई पड़ी है। इतनी जल्दबाजी में करा के कि आज उसकी पहली बरसात में छत टपकनी शुरू हो गई राम मंदिर की। कितनी जल्दबाजी में इन्होंने सब काम करे थे बुलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत भी नहीं पा पाई बीजेपी। पूरा उसको प्रमोट करने के बाद, पूरा हाईलाइट करने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात अयोध्या सर्किट में ही हार गए। सबसे बड़ी बात अयोध्या सर्किट में ही हार गए। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हरियाणा में चलने वाला है या नहीं चलने वाला। मतलब आप कब तक किसी चीज़ को लेके चलोगे? हरियाणा में भी कहते हैं, अभी पीछे एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा जी वो हरियाणा वालों ने तो बेइज्जती कर दी, राम की बेइज्जती कर दी। उन्होंने वो बोला था, एक बाइट थी उसमें, उन्होंने बोला कि जी राम बरस रहा है। उन्होंने कहा बताओ राम को बरसना कह दिया। अरे उन्हें यही नहीं पता कि हरियाणा में राम बरसने का मतलब बारिश होना होता है, वो यही नहीं जानते। जब उन्हें यही नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है तो हरियाणा वालों को उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी उल्टा। तब उनकी लालत मलानत हुई, तब नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। बीजेपी के छोटभैया नेता थे, उनकी ये हरकत थी। तो कैसे वो राम के ऊपर पेटेंट लगा के और ये सोच रहे हैं कि पार हो जाएंगे हम? कभी नहीं हो सकते। अच्छा, विनेश फोगाट को लेकर के इन दिनों बड़ा चर्चा है। जिस तरीके से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जी जाती हैं
और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेती ठीक हैं है। और उसके बाद से बृजभूषण जी हों या फिर जो है और जो नेता हैं वो बार बार इसी चीज़ को कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट जो हाँ है स्क्रिप्ट बहुत पहले ही हुड्डा के द्वारा लिखी जा चुकी थी। तो ये साफ झलक रहा है कि भाई इस पर राजनीति की गई थी। अच्छा, तो यही बात सारी पलट के हम उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि योगेश्वर दत्त जो थे उसको क्यों शामिल कराया बीजेपी में, बबीता फोगाट उसको क्यों शामिल कराया बीजेपी में, रविंद्र जडेजा की स्क्रिप्ट किसने लिखी फिर? रविंद्र जडेजा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के मालूम है, सब जानते ही हैं। और उनकी बीवी जो है उनको बीजेपी में है, बीजेपी से विधायक भी हैं गुजरात से, तो इनका मतलब इनकी स्क्रिप्ट भी पहले लिखी गई थी। अगर आप अपने ऊपर दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ भी आ रही हैं। रविंद्र जडेजा के बारे में जवाब दो, योगेश्वर दत्त के बारे में जवाब दो, बबीता फोगाट के बारे में जवाब दो। क्यों नहीं दोगे आप उनके बारे में जवाब? आप इन्हीं के बारे में क्यों बात कर रहे हो? उसने अपने हक की बात कर दी तो स्क्रिप्ट लिखी गई। अगर वो हक की बात ना करते, आज अगर वो बीजेपी का दामन थाम ले तो आज वो विनेश फोगाट इनके लिए पूजनीय हो जाएंगी। अभी तक उनको भर भर के गालियां दे रहे हैं। रही बात उसकी बृजभूषण शरण सिंह की, तो उसने क्या करा है, क्या अचीवमेंट करी? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। किस चीज़ का दबदबा भाई? महिलाओं के साथ तू बलात्कार करेगा, यौन शोषण करेगा, उनका इस चीज़ का दबदबा बनाना चाहता है तू, हैं? और बीजेपी ने देखो किस तरह से सपोर्ट करा उन्हें, बहुत भारी दबाव के बाद उसकी तो टिकट काट दी लेकिन बेटे को टिकट दे दी। किस तरह से बीजेपी बलात्कारियों को, यौन शोषण के आरोपियों को सपोर्ट करती है। तो क्या ये मुद्दे चलेंगे? क्या जनता जानती नहीं इन चीज़ों के कि उनकी बहन बेटियों का किस तरह अपमान हुआ है? ओलंपिक में आप देख लीजिए, सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते हैं और इन्हीं के गुजरात गृह प्रदेश से 400 करोड़ का बजट इन्हें अलॉट हुआ, 500 करोड़ का गुजरात में। सिर्फ दो प्लेयर गुजरात से गए थे खेलने के लिए, उनका भी कोई अता पता नहीं था वो कहाँ रहे, 10वें नंबर पे, 20वें नंबर पे, किस में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, क्या करा। और हरियाणा को बजट कितना दिया था? मात्र 40 करोड़ का। उसके बावजूद भी सर्वाधिक वो लेके आए मेडल। तो फिर इन बातों से क्या असर नहीं पड़ता कि जनता जानती नहीं इन सब चीज़ों को? नहीं, मेरा सवाल ये है, इतना है कि एक तरफ विनेश फोगाट जी हैं, दूसरे तरफ बृजभूषण शरण जी हैं जो बार बार आरोप लगा रहे हैं। तो इधर से विनेश फोगाट जी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, उधर से उनकी क्या लगता है कि छवि खराब करने की फिर से कोशिश हो रही है क्या? इसका भी कोई फर्क? खराब करने छवि है कहाँ? उस यौन शोषण के आरोपी की छवि आप किस तरह से बना सकते हो साहब? एक बंदा जो यौन शोषण का आरोपी है, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, जिसके ऊपर बकायदा मामला दर्ज है, दिल्ली पुलिस ने अभी उसमें दाखिल कर रखा है मामला, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, पूरी बीजेपी उसे बचाने में लग रही है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि उसकी छवि किस किस्म की छवि? ऐसी छवि सुधार रहे हो आप? एक सेकंड हाँ जी। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? पूछिए जब तो कहूँगा। आप आए हैं तो मैं सोचा लगा आप कुछ बोलने के लिए आए होंगे। आप कह रहे हैं कि बड़ा इमरजेंसी में हैं आप। सुनिए, पूछा जवाब दूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा का चुनाव चल रहा है और ये हाँ बिल्कुल चलने चाहिए। मैं सवाल ये है कि ये आम आदमी पार्टी गठबंधन करते करते आज लिस्ट जारी कर दी, इसको लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं? अरे जो मोदी जी ने और योगी जी ने काम कर रहे हैं, बाकी कोई नेता करेगा नहीं। उनकी सोच भी इतनी नहीं है कि जो कर दे कोई। योगी जी ने और मोदी ने टॉपर काम करके दिखाए जनाब। जैसे में अरे भाई ऐसा है, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कह रहे हैं और बाबा कुछ कह रहे हैं। जिनको हमने चुना है ना, जिनकी बातों से माइंड में बैठाई है, जो योगी जी और मोदी कहते हैं ना, वो तराजू तोल के ही कहते हैं बात को। हाँ, जब बोलते हैं वो। और ये देख, अरे रुक जाओ भाई साहब, अरे सुन लो और सुन लो मोदी, अरे सुनो, अरे बोल रही हो, अरे ग्राम भी बताएंगे कितने ग्राम के बांटे जो तोल रहे हैं? अरे आधी किलो का भी होता है, 250 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का, एक रत्ती का भी होता है, एक तोले का भी होता है। समझदारी थोड़ी छोटी है क्या? बहुत तगड़ी। कल करी थी हरियाणा की, आप पहुंच गए योगी और मोदी। कर लो ना, रोक दिए मोदी योगी ने, अब कर लो ना हेरा फेरी, उनके दर्द उठ रहे। अरे एक मिनट चाचा, क्यों? अरे बात तो करिए, अरे सुनिए तो, अरे सुनो चाचा, अरे इधर सुनिए, अरे जा रहे, अरे कहाँ भाग रहे चाचा? अरे चलिए, चले गए। जितनी समझदारी है, बात करो हरियाणा की, बात पहुंच गई यूपी में, कोई बात नहीं। खैर इन लोगों का यही हाल है, समझ इन्हें कुछ है नहीं। आपने बात करी हरियाणा के चुनाव के बारे में, गठबंधन के बारे में, वो कह रहे हैं मोदी योगी, जो कर दिया वो कर दिया। तो इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि कैसे इन लोगों की समझ है। अच्छा, एक चीज और भी चल रहा है, कह रहे हैं हरियाणा के अंदर बीजेपी नेताओं के अंदर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। इसका कितना बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए जी, बगावत करो या मिलके लड़ो, हारना आपका तय है। किसका? बीजेपी का हारना बिल्कुल तय है, 100% हारना तय है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बननी ही बननी है, कंफर्म है बिल्कुल, इस बारे में कोई दो राय नहीं है इस बारे में, सीधी सी बात है। और दूसरा मेरा फार्मूला मैं फिर से रिपीट करूंगा, 5 को इलेक्शन है, 8 को चुनाव है, आप देख लेना। 3 दिन का मात्र पोलिंग डेट में और काउंटिंग डेट में अंतर है। हर हालत में जहाँ जहाँ आपका पुराना सा फार्मूला उठा के देख लेना, कांग्रेस जीती है, कांग्रेस ही जीतेगी। आपका फार्मूला ये कह रहा है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले अगर हम जाएं तो जो 3 राज्यों में चुनाव होते हैं,
बीजेपी जीत जाती है हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि वही ट्रेंड अभी तक सेट है और राज्यों में जो है वही बीजेपी ट्रेंड में मैं बात तो आपसे यही मैंने करी कि उन ट्रेंड में आपने सबसे पहले आप देखो ना कि उन ट्रेंड में डेट में पोलिंग डेट में और काउंटिंग डेट में फर्क कितना था। जिन 3 राज्यों में बीजेपी जीती है 15 दिन से 21 दिन का फर्क था, और जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ मात्र 3 दिन का फर्क था। कोई हेराफेरी नहीं। ईवीएम का मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था और आज भी उठाता हूँ और उठाता रहूंगा। मोदी जी को लेकर के क्या लगता है वहाँ कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है मोदी जी का प्रभाव। कि बताया जा रहा है कि अमित शाह जी भी मोदी जी भी जाके रैलियां करेंगे, क्या इसका कोई प्रभाव? करते रहे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। मोदी जी बुझता चिराग हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके चिराग की लौ जो है मंदी बढ़ती जा रही है, उनका तेल खत्म होता जा रहा है। चलिए, बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं वो भी उनका तो कम से कम चाणक्य के काज कहाँ कंपैरिजन चाणक्य साहब का और इनका? नहीं ना, कहाँ चाणक्य साहब से किसका कंपैरिजन? कैसा कंपैरिजन साहब? गलत चीज़ है ये। अच्छा, एक तरफ जो है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब इस बार जो है अभी देखिए विदेशी दौरे पर हैं और वहाँ से भी जा करके गरज रहे हैं, अभी तक रुक नहीं रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे जो है उन सब बातों का जो है फर्क पड़ेगा जिस तरीके से? पड़ता है, हर बार पड़ता है, क्यों नहीं मिले? तो जो लोगों में एक छवि बनाई गई थी ना राहुल गांधी जी की, उस इमेज को तोड़ के वो बाहर निकल चुके हैं। लोगों को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि वास्तव में क्या पप्पू कौन है, पप्पू किसको बनाया जा रहा था और वास्तव में पप्पू है कौन। उसी का नतीजा ये है कि इस बार बीजेपी को 272 सीट भी नसीब नहीं हुई, और साफ साफ ये अब इनके जो बिखराव है, इनका जो दोहराव है वो नज़र आता है। अभी आपको अपने पार्टी में भी देख लिया होगा, पहले हर जहाँ भी मोदी जी बाहर जाते थे नड्डा जी छोड़ने जाते थे, प्लेन पे छोड़ने जाते थे और रिसीव करने जाते थे। आज की डेट में मोदी जी को देख लीजिए, ना छोड़ने जा रहे हैं ना रिसीव करने जा रहे हैं। पहला उनका कद ये कटता है। मोहन भागवत है आपके आरएसएस के सरसंघचालक, उनके बयान देखिए और मोदी जी के बयान देखिए, आपस में मेल नहीं खाते। तीसरी चीज़, आपने लगातार ये देखा होगा, पहले वो फ्रंट सीट पे बैठते थे, लाइट जला के बैठते थे, अपना चेहरा चमकाते हुए चलते थे। वो बैक सीट पे बैठने शुरू हो गए, लाइट बुझा दी गई है। 4 जो अमेंडमेंट वहाँ से इन्होंने बोर्ड का बिल पास करने के लिए लोकसभा में लेके आए, बैकफुट पे आ गए, जेपीसी गठित हो गई। और उसके बाद आपका जो एक और 3 बिल वापिस हुए ना, 4, मुझे पूरी याद नहीं आ रही इस टाइम में, 4 चीज़ों पर बैकफुट पे आ चुके हैं। तो खत्म है, उनका ऑरा खत्म हो गया है, फ़र्क पड़ता चला जा रहा है धीरे धीरे। आखिरी सवाल है, हरियाणा के अंदर 90 सीटों में से क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप कांग्रेस के? 65 से 70 लगभग, कांग्रेस के खाते में 65 से 70, 1-2 ऊपर नीचे ज़रूर हो सकती हैं। 65 कम से कम है लगभग, कम से कम 65। तो अभी ये बगावती सुर एक तरीके से देखिए तो आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी करके दिखाया, इसका कहीं फायदा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। आम आदमी पार्टी को मैं सलाह देता हूँ, अगर वो नहीं लड़ती तो ज़्यादा अच्छा रहता। हालांकि वो उसमें थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो बॉर्डर इलाकों में मामूली सा फर्क पड़ेगा, जरा सा फरीदाबाद वगैरह में, या फिर वो एनसीआर बहुत मामूली सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा दिल्ली से लगता हुआ इलाका, वहाँ भी बीजेपी ने उनकी जो है तो काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी की हालत ख़राब कर रखी है। तो इसलिए जो भी आपस में इनके तो वोट कट जाएंगे, इधर के इधर, इधर के उधर रहेंगे, लेकिन कांग्रेस का वहाँ बिल्कुल रथ रुकने वाला नहीं है। अश्वमेध का घोड़ा जिस तरह से नहीं रुक पाता था ना, उसी तरह से बार कांग्रेस का घोड़ा नहीं रुकने वाला। तूफान है, आंधी भी है, तूफान है, सब कुछ है, सुनामी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आंधी है, राहुल गांधी है, सीधी सी बात है। देखिए जो है शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे हरियाणा चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी किया है, उधर आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी कर दिया है, और तीसरे तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जारी कर ही रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो रणनीति बनाती है विधानसभा के चुनाव में, वो बड़ा देखने लायक होता है। हरियाणा के अंदर कितना सक्सेस हो पाएगी बीजेपी, ये देखना जो है बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, धन्यवाद।